अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सलहरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी सोशल मीडिया पे जो सीरीज़ है ईद चपाल, इसमें मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यू करने के दौरान उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे हासिल की और एजुकेशन हासिल करने के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं उनसे डेफिनेटली उनकी अपनी ज़ात को तो फ़ायदा हो रहा है, उससे कम्युनिटी या इर्द गिर्द का जो माशरा है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारी जो आज की ईद चपाल सीरीज़ है वो हेल्थ से रिलेटेड है, और हेल्थ भी कौन सी, पैथोलॉजी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार हैं, जो कि प्रोफेसर हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में, जो कि गुज़श्ता 9 साल से इस कॉलेज के साथ अटैच हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पैथोलॉजी की फील्ड ही क्यों चूज़ की, दूसरी स्पेशलिटी भी क्या थी। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका देखिए कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमारे जो देखने वाले और जो जानने वाले हैं वो बता दें कि व्हाट इज़ ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल सत्तार। जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार है। मैंने MBBS 2004 में पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से किया, और उसके बाद FCPS की ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है, वो मैंने आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी रावलपिंडी से की है। और 2010 में ये मेरी स्पेशलाइजेशन हो गई थी। उसके बाद 2011 मार्च में मैंने ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, और अभी मैं एज प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी उधर काम कर रहा हूँ। आपने पैथोलॉजी की फील्ड क्यों चूज़ की? कुछ और स्पेशलिटीज़ भी थी? पैथोलॉजी में भी मेरा जो फील्ड है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि जिसमें आप किसी भी इन्फेक्शन को डायग्नोज करते हैं कि ये इन्फेक्शन किस जरासीम की वजह से हो रहा है, और अब उसके ऊपर हम कौन सी एंटीबायोटिक चला सकते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक से वो इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है कि आप एक डायग्नोज करते हैं जरासीम को और देखते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। और कई दफ़ा डॉक्टर बड़ी महंगी और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे रहा होता है, और जब उसकी कल्चर की रिपोर्ट आती है तो उसमें सेप्टॉन सेंसिटिव होती है। तो ये बड़ी मज़े की बात होती है। बल्कि 2-3 दिन पहले भी एक रिपोर्ट हमने की, तो उस पेशेंट में ये बड़ी बड़ी जो मेडिसिन है, टेजोसिन, सुल्जोन, ये सारी रेजिस्टेंट थी और सेप्टॉन सेंसिटिव थी। तो पेशेंट का फ़ायदा उसमें ये होता है कि उसके पैसे भी बच जाते हैं और वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। बग़ैर कल्चर के जो आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं वो बेसिकली तुक्का होता है, तो वो निशाने पे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो उससे पहले अगर आप कल्चर कर लें तो वो आपकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाता है और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपकी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। और डॉक्टर को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रही है तो उसका मतबादल क्या देना है। तो बड़ी मज़े की फील्ड है, और एक मैं कहता हूँ कि बैक स्टोन है किसी भी हेल्थ के प्रोफेशनल की बात जब हम बात करते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, लेकिन टेस्ट की अहमियत क्या है उसको बाद में पता चलता है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड बुखार बेसिकली है क्या। तो हमारे जो जानने वाले इसको बताएं कि टाइफाइड बेसिकली है क्या। टाइफाइड बुखार जो है ये एक जरासीम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो ये साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, ये वाले जो जरासीम हैं ये हमारे खाने पीने से, जब हम साफ़ खाना नहीं खाते तो उससे ये जरासीम हमारे मुंह के रास्ते खुराक की नाली में चला जाता है, और वहाँ से जाके ये ब्लड के अंदर चला जाता है, और फिर टाइफाइड की अलामतें आती हैं। टाइफाइड की अलामतों में तेज़ बुखार होना, और आम तौर पे जो बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनमें TLC रेज्ड होता है, लेकिन ये वाला जो है इसमें TLC लो होता है ये टाइफाइड में, और बुखार होता है, थकावट होती है, और यही मेन इसकी अलामतें हैं। और कुछ लोगों में पेट के मसले भी साथ होते हैं। तो ये टाइफाइड लोग हर बुखार को टाइफाइड समझना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो जाके टेस्ट करा लेते हैं, जो कि रूटीन में टाइफाइड टेस्ट किया जाता है, हर जगह पे हो रहा है, लेकिन उस पर अपने गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। तो क्या ये रेपिटेशन होती है टाइफाइड की? मतलब किसी को एक दफ़ा हुआ तो अगले साल भी उसको होने के चांसेस हो सकते हैं? कुछ मरीज आते हैं हमारे पास तो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये उधर से रिपोर्ट हमने कराई थी, और रिपोर्ट मोस्टली होती है टाइफाइड की, और उस पर पॉजिटिव आता है, और वो टाइफाइड हर किसी में पॉजिटिव आ सकता है। तो ये वो कहते हैं जी पिछले साल भी टाइफाइड हुआ था तो इस साल भी टाइफाइड हुआ है। तो ये लोगों का जो कंसेप्ट है कि टाइफाइड हर साल होता है, ये कंसेप्ट गलत है। जब भी आप जरासीम को एक्वायर करेंगे एक ख़ास अमाउंट में, तो उसके बाद
टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। ये नहीं है कि जिसको पिछले साल टाइफाइड हुआ उसको अगले साल भी ज़रूर टाइफाइड होगा। यानी रेपिटेशन होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो इस सिलसिले में वैक्सीनेशन कौन सी की जाती है किसी को टाइफाइड डायग्नोज हो जाए? टाइफाइड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ओरल भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है, और ये वाली वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। एंड ऐसे लोगों को जो हाई रिस्क हों, जिनमें चांसेस होते हैं टाइफाइड होने के, उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट ज़्यादा तौर पर यूज़ हो जाता है? टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा टेस्ट, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, वो ब्लड कल्चर है। ब्लड कल्चर की सेंसिटिविटी अच्छी है, लेकिन ब्लड कल्चर का रिज़ल्ट थोड़ा लेट आता है, तो इस वजह से लोगों को जल्दी होती है। तो उस पे लोग कहते हैं कि हमने ये नहीं कराना, जो हमें आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी टाइफाइड की, वो करा लें। लेकिन वो आधे घंटे वाली रिपोर्ट जो टाइफाइड की है, उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो हर किसी में पॉजिटिव आ जाता है। जिसको कोई बुखार नहीं होता उसका भी टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, और फिर अननेसेसरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जिसका टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है उसको रोसिफिन के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, और उससे फाइनेंशियली भी मरीज़ को नुकसान होता है, और कई दफ़ा उस इंजेक्शन का रिएक्शन हो सकता है, तो उसका भी नुकसान होता है। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर कराना चाहिए, टाइफाइड नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है, इसकी अहमियत की क्या आप बात कर लेंगे? क्या अहमियत है, क्यों टाइफाइड की कोई अहमियत नहीं है। ये एक बेकार टेस्ट है। इस टेस्ट को गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, और इस टेस्ट को नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक को तो है MDR और XDR, ये क्या चीज़ होती है? MDR और XDR, MDR साल्मोनेला, हम उस साल्मोनेला का कहेंगे जरासीम जो टाइफाइड इन्फेक्शन वाला है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट साल्मोनेला होगा। पहले हम यूज़ करते थे साल्मोनेला को ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन, फिर सेप्ट्रान के बाद क्लोरमफेनिकोल। ये वाली तीनों ड्रग जिस जरासीम में रेजिस्टेंट आ जाएँ उनको हम MDR साल्मोनेला कहेंगे। लेकिन उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है, ये काफ़ी देर इस्तेमाल होता रहा, और 2005 में इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ गई, और अब जो है थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन यूज़ होना शुरू हो गई। 2005 के बाद थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन इतनी हमने यूज़ की है कि 2016 में पहला XDR साल्मोनेला, ऐसा साल्मोनेला जो कि थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन को भी रेजिस्टेंट था, वो सिंध से आइसोलेट हुआ, और उसके बाद उधर आउटब्रेक एक आ गई। सैकड़ों मरीज़ XDR साल्मोनेला वाले ऐसे कि जो थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन को भी रेजिस्टेंट थे, वो आए, और ये वाली आउटब्रेक जो है फिर बाद में आइडेंटिफाई हुई, और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई। तो ये XDR अब सिंध से निकल के पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, और XDR साल्मोनेला अब बहुत कॉमन है। तकरीबन 30% साल्मोनेला टाइफाइड के जरासीम जो है वो XDR निकल रहे हैं, और ये बड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए कि ये जो पहले हम थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन से इसको ट्रीट कर लेते थे, अब उससे ट्रीट नहीं होता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक अजिथ्रोमाइसिन है और दूसरा मीरोपेनम है। तो खुदा के लिए इन ड्रग्स को सेव करें। हम नई ड्रग्स तो डेवलप नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको अननेसेसरी अनजुडिशियल यूज़ के ज़रिए वो जरासीमों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि 1995 के बाद मेरे ख्याल में कोई नई एंटीबायोटिक मार्केट में नहीं आई। एंटीबायोटिक बहुत कम मार्केट में आ रही हैं, तो जो अवेलेबल हैं उनका हमें जुडिशियस यूज़, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ उधर इस्तेमाल करें, और जितनी देर के लिए ज़रूरत है सिर्फ उतनी देर इस्तेमाल करें, और उसके बाद उसको महीना एंटीबायोटिक लोग खाते जा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले कल्चर, किसी भी चीज़ का जो है, आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले कल्चर का सैंपल ज़रूर दे देना चाहिए, उसके बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आए आपको पता चल सके कि कौन से जरासीम की वजह से इन्फेक्शन है और कौन सी एंटीबायोटिक से वो ठीक हो सकता है। ये जो टाइफाइड वायरस, इसकी ट्रीटमेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ट्रीटमेंट जो है अननेसेसरी, अगर हम टाइफाइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते, एक पेशेंट को टाइफाइड है ही नहीं और उसको हम टाइफाइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो जो वो अननेसेसरी यूज़ है एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से वो वाली एंटीबायोटिक्स यूज़लेस हो जाती हैं। कुछ अरसे के बाद उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बेटर। एक अच्छे प्रोटोकॉल से और अच्छे कल्चर से अच्छे डायग्नोज किया जा सकता है कि टाइफाइड कौन सा है और कौन सी एंटीबायोटिक कितनी देर के लिए इसको यूज़ की जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। और टाइफाइड जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ में कहूँगा होगी है, लेकिन डायग्नोज ना होने की वजह से पेशेंट जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। तो हमारा ये छोटा जो सेशन था, अगर किसी को एक लफ्ज़ भी
पले पड़ गया या उसका फ़ायदा हो गया, तो समझे हमारा ये छोटा सेशन काम कर गया और सदक़े जारिये के तौर पर जो है ना हमारा ये काम है। और फ्यूचर में भी मस्तक़बिल में मैं आपसे उम्मीद रखूँगा किसी और टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पैथोलॉजी बहुत बड़ी एक फील्ड है, एक समंदर है। बात एक करना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं जी इसका रिज़ल्ट 3 दिन बाद या 5 दिन बाद आता है, तो इस वजह से हम ब्लड कल्चर नहीं कराते। भाई आप ब्लड कल्चर ज़रूर करवाएं। अगर फ़र्ज़ किया इस पेशेंट में आपने अपनी ट्रीटमेंट एम्पिरिकली स्टार्ट कर दी है और उसके रिज़ल्ट कल्चर का 3 दिन बाद आया है, तो आपका पेशेंट अगर सही हो गया है, एंटीबायोटिक आपने सही स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी स्टार्ट की तो कम से कम आपके पास एक डाटा आ जाएगा कि हमारे पास पिछले 6 महीने में 50 पेशेंट आए और उनकी सेंसिटिविटी पैटर्न ये आया। उस डेटे की बेस पे आप जब एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बजाय इसके कि हम ऐसे वेग उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया, और फ्यूचर में भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ किसी और डिजीज़ के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे चलती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।